डियर स्टूडेंट्स, साइकस जो चैप्टर अपना चल रहा है इसके अंदर हमने मेल गैमेटोफाइट पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए, ओव्यूल के अंदर जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, बीजांड में जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर जब मियोटिक डिवीज़न होता है तो उसे 4 मेगास्पोर बनते हैं और उनमें से एक फंक्शनल रहता है सेलाजल साइड का और 3 जो माइक्रोपाइलर साइड के मेगास्पोर हैं वो विघटित हो जाते हैं। तो एक मेगास्पोर जो बचता है उसी से ही फीमेल गैमेटोफाइट का यानी इसके अंदर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से साइकस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो मोनोस्पोरिक प्रकार का होता है, एक बीजाणु का। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है और जो बेसल मेगास्पोर है यही फंक्शनल होता है। इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं और कंसिक्वेंटली कई फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं और इसके बाद सेंटर में एक बड़ी वैक्यूल बनती है जिसे और जो फ्री न्यूक्लियाई होते हैं वो परिधि की ओर इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ समय के बाद मल्टी न्यूक्लिएट जो मेगास्पोर है उसमें परिधि से केंद्र की ओर भित्तियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और फीमेल गैमेटोफाइट यानी इसमें एंडोस्पर्म का निर्माण होता है और रिक्तिका नष्ट हो जाती है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, सभी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, एगुणित होता है, क्योंकि यह अकेले मेगास्पोर्स से बनने वाले जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उन्हीं से ही बनता है जो कि एन होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है क्योंकि यह निषेचन के बाद बनता है और जिम्नोस्पर्म में निषेचन से पहले एंडोस्पर्म बन रहा है, इसलिए यह हैप्लॉइड होता है। तो ये डिफरेंस है, आप इसे याद रखिए। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर उनके अंदर एंडोस्पर्म एगुणित होगा, जबकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर एंडोस्पर्म कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा, 3n होगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक के चारों ओर न्यूट्रिटिव लेयर बनती है और यह लेयर स्पंजी परत कहलाती है। इसमें स्टार्च, टेनिन वगैरह की सेल्स होती हैं और इस प्रकार की जो न्यूट्रिटिव सेल्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर नहीं पाई जाती हैं। तो ये ए डायग्राम दिखाया गया है, इसमें एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा है जिसमें इसका साइज़ बढ़ा हुआ है बी डायग्राम में और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीज़न हुए हैं, जैसे फ्री न्यूक्लियाई बने हैं, ये सब पेरीफेरी की ओर आ गए हैं, बीच में एक वैक्यूल बन गई है और डी डायग्राम के अंदर इसमें न्यूसेलस को दिखाया गया है। ये फीमेल गैमेटोफाइट इसमें बना हुआ है क्योंकि बाद में ये रिक्तिका इसमें विघटित हो जाती है। अब इसके अंदर आर्किगोनियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है वो देखना है। तो साइकस में 2 से लेकर के 8 तक आर्किगोनिया बनती हैं। साइकस सर्सिनेलिस जो स्पीसीज है इसके अंदर 3 से 8 तक बनती हैं और फीमेल गैमेटोफाइट में जो माइक्रोपाइलर साइड की और न्यूसेलस की जो सेल्स हैं, सुपरफिशियल सेल्स, तो कुछ सेल्स फूल जाती हैं और आर्किगोनियल इनिशियल का कार्य करती हैं और इनमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है जिसे बाहर की ओर प्राइमरी नेक सेल बनती है, प्राथमिक ग्रीवा कोशिका, और अंदर की ओर सेंट्रल सेल बनती है। और प्राइमरी नेक सेल के अंदर फिर बाद में 2 वर्टिकल डिवीज़न होते हैं जिसे 4 तक इसके अंदर नेक सेल बन जाती हैं और सेंट्रल सेल का आकार बढ़ जाता है और इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है जिससे नीचे की ओर एक एग न्यूक्लियस बनता है और ऊपर की ओर वेंट्र कैनाल सेल बनती है। तो ये ए, बी, सी और डी डायग्राम के अंदर ये सब स्पष्ट हो रहा है। साइकस के अंदर जो एग बनता है वो प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा एग होता है। एक फ्लो चार्ट से इसको दिखाया गया है कि आर्किगोनियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो आर्किगोनियल इनिशियल बनती है, जो न्यूसेलस की कोई सेल्स हैं सुपरफिशियल वो एक्टिवेट हो जाती हैं, सक्रिय होकर के डिवाइड होना शुरू होती हैं। तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न
जिसे बाहर की ओर प्राइमरी नेक सेल, अंदर की ओर सेंट्रल सेल। प्राइमरी नेक सेल के अंदर डिवीज़न से 2 से 4 तक नेक सेल्स बन जाती हैं और सेंट्रल सेल के अंदर डिवीज़न होता है ट्रांसवर्स डिवीज़न, जिससे ऊपर की ओर VCC वेंट्रल कैनाल VCN वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस बनता है और नीचे की ओर एग न्यूक्लियस बनता है। तो इस प्रकार से इसमें आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होता है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो ये ओव्यूल का जो जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है वो वाला पार्ट इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। पोलन ट्यूब बनने के कारण साइकस में मिलने वाला जो फर्टिलाइजेशन है वो एंजियोस्पर्म्स के समान ही साइफोनोगेमी कहलाता है। और एंथीरोजोइड्स अर्थात जो मेल गैमेट्स हैं वो मोटाइल होते हैं और ये जो संयुग्मन होता है एग के साथ में, तो ये जूडियोगेमी कहलाता है। पोलन ट्यूब न्यूसेलस टिश्यू को चीर करके आर्किगोनियल चैम्बर तक पहुंच जाती है और हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि पोलन ट्यूब का कार्य जो है वो होस्टोरियल है, सूचकांक का कार्य करती है। तो ये वहाँ आकर के फट जाती है और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ये रप्चर हो जाती है और इसमें से जो मेल गैमेट्स हैं वो आर्किगोनियम की नेक के संपर्क में आते ही तेज़ गति से अंदर की ओर खींच लिए जाते हैं और आर्किगोनियम में एक ही मेल गैमेट एंटर करता है। मेल गैमेट का न्यूक्लियस तथा एग के न्यूक्लियस के संयुग्मन द्वारा इसमें oospore का निर्माण होता है। इसमें दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर माइक्रोपाइलर वाला रीजन है और जो इसका इंटेगमेंट है उसकी मिडिल लेयर स्टोनी है और इनर लेयर जो है वो फ्लैशी है। बीच में पोलन चैम्बर बना हुआ है न्यूसेलस की सेल्स के डिजोल्व होने से और इसमें ये जो मेल गैमेटोफाइट है इसके अंदर आर्किगोनियम दिखाई गई हैं जिनमें एग डायग्राम से शो हो रहा है। तो कभी कभी एक से ज़्यादा मेल गैमेट्स साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाते हैं, उनमें से केवल एक ही मेल गैमेट एग से संयुग्मित हो पाता है, दूसरे मेल गैमेट्स नष्ट हो जाते हैं। और अगर एक साथ कई मेल गैमेट्स एंटर होते हैं तो यह घटना पॉलीस्पर्मी कहलाती है। तो ये फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट था। अब इसमें एम्ब्रियो किस प्रकार से बनेगा oospore से, तो साइकस के एक ओव्यूल की केवल एक आर्किगोनियम का ही फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो oospore बनता है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल या मदर सेल के रूप में कार्य करता है और यह बिना किसी रेस्ट के डिवीज़न शुरू कर देता है। oospore का साइज़ बढ़ जाता है और ये आर्किगोनियम की कैविटी को सराउंड कर लेता है, पूरा घेर लेता है। इसके सेंटर में, इसके न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं और 256 तक फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं और ये केंद्रक पेरीफेरी की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं और सेंटर में एक कैविटी बन जाती है। तो ये सामान्यतया न्यूक्लियाई जो ऊपरी निचले क्षेत्र की तुलना में ऊपरी छोर पर कम होते हैं, नीचे की ओर ज़्यादा होते हैं और इन न्यूक्लियाई में परिधि से केंद्र की ओर वाल बनना शुरू हो जाती है और एक सेलुलर प्रो एम्ब्रियो का निर्माण शुरू हो जाता है। तो प्रो एम्ब्रियो को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। एक होस्टोरियल रीजन होता है जो कि माइक्रोपाइल साइड में होता है, एक सस्पेंसर रीजन होता है, ये बीच का पार्ट होता है जो काफ़ी लंबा और कोइल्ड होता है, कुंडलित। सस्पेंसर एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करता है ताकि वह अधिक से अधिक न्यूट्रिशन प्राप्त कर सके। ई डायग्राम के अंदर देखिए, ये स्पष्ट हो रहा है कि होस्टोरियल रीजन है, बीच में सस्पेंसर रीजन है
और बिल्कुल सिरे के ऊपर क्या है, एम्ब्रियोनल रीजन है, जिसकी सेल्स बार बार डिवाइड होकर के एम्ब्रियो को बना रही है। एम्ब्रियोनल रीजन में सस्पेंसर की सिरे पर दिखाई दे रहा है और जिससे एम्ब्रियो का मेन पार्ट बनता है। और लगभग 1 साल की अवधि में एम्ब्रियो का निर्माण होता है। कुछ समय बाद इसके शीर्ष के केंद्रीय भाग की ग्रोथ रुक जाती है और दोनों मार्जिन्स फास्ट ग्रोथ करते हैं, जिससे 2 असमान कोटिलिडन्स बनते हैं। और दोनों कोटिलिडन्स के बीच स्थित जो केंद्रीय खांच बनती है उसमें प्ल्यूमूल बनता है, प्रांकुर बनता है, जबकि रेडिकल यानी मूलांकुर प्रांकुर के विकास के काफ़ी समय बाद स्टेम शीर्ष से थोड़ा ऊपर विकसित होता है। रेडिकल तथा स्टेम शीर्ष के मध्य का भाग हाइपोकोटाइल कहलाता है, बीज पत्रादार। और एम्ब्रियो के रेडिकल के ऊपर एक पैड जैसी हार्ड स्ट्रक्चर उपस्थित होती है, जिसे कोलियोप्टाइल यानी मूलांकुर चोल कहते हैं। ये मूलांकुर की रक्षा करते हैं। साइकस में एक से अधिक भ्रूण बन सकते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से साइकस के अंदर ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब इसके अंदर इकोनॉमिक पार्ट है कि साइकस का यूज़ क्या क्या है, वो आप खुद रीडिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पाइनस वाला पार्ट जो चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। थैंक यू।